सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो होने वाली है। तो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए वीडियो है। बीए प्रोग्राम के हो चाहे बी ऑनर्स के स्टूडेंट हो, सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट होने चाहिए। सेमेस्टर 6 के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके पास हिस्ट्री मेजर में उन्होंने हिस्ट्री ऑफ यूरोप अडॉप्ट कर रखा है ये सब्जेक्ट, तो उनके लिए वीडियो होने वाली है। तो आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1870 से 1945 तक का सब्जेक्ट का यूनिट नंबर सेकंड। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो, या तो यूट्यूब पे सर्च मारिएगा हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1870 से 1945 रोमा जायसवाल प्लेलिस्ट, तो आपके सामने सारी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ यूरोप का यूनिट नंबर सेकंड। ठीक है, तो यूनिट नंबर सेकंड में जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, यूनिट नंबर सेकंड में 3 चैप्टर है आपके। ठीक है, तो यूनिट नंबर सेकंड का पार्ट नंबर फर्स्ट यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट में ऑलरेडी करा चुकी हूँ यूनिट नंबर सेकंड का। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है, तो हमारा यूनिट नंबर सेकंड का नाम है यूरोपीय राजनीति में 1870 से 1918 तक का ऐतिहासिक विश्लेषण। ठीक है, ये तो हमारा यूनिट नंबर सेकंड का नाम है, पर आज हम करेंगे क्या, यूनिट नंबर सेकंड का पार्ट नंबर सेकंड करेंगे, क्योंकि पार्ट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो पार्ट नंबर सेकंड का हमारा नाम है कि पूर्वी प्रश्न और बाल्कन राष्ट्रवाद, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा और शक्ति गुट। यानी इसमें आपको पूर्वी प्रश्न के बारे में पढ़ना है, बाल्कन राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना है, साम्राज्यवाद प्रतिस्पर्धा के बारे में पढ़ना है, और जो शक्तियां गुट बन रही थी उनके बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, तो यही आपका चैप्टर नंबर सेकंड, यूनिट नंबर सेकंड का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, या पहले से हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। जिससे सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचेगी तो आपको हेल्प होगी आराम से एग्जाम में। और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप कोई भी आपके क्वेश्चन हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ये पीडीएफ भी टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्री में एकदम ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 2, जिसमें हमें बालकन राष्ट्रवाद और शक्ति गुट और प्रतिस्पर्धाएं पढ़नी है साम्राज्यवादी की। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के वाली है, और इसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम में भी लाऊंगी। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहिए। ठीक है, तो भूमिका से स्टार्ट करते हैं कि बालकन राष्ट्रवाद, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा और शक्ति गुट, ये आपका पार्ट नंबर सेकंड का नाम है। ठीक है, तो ये ठीक है। तो 1870 से 1918 तक की अवधि में यूरोप में क्या हो रहा था, विश्व इतिहास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण काल है। विश्व इतिहास अगर पढ़ोगे या देखोगे उसमें एक टाइम काल आता है 1970 से 1918 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। इस समय में रूस की क्रांति भी हुई थी, जो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था। सेकंड पार्ट में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे वही कि बाल्कन राष्ट्रवाद उभर कर आया इसी टाइम पीरियड में। अफ्रीका को उपनिवेश में बांटने की जो प्रक्रिया है वो तेज हुई, जिसे हम स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ठीक है, यही जिसमें साम्राज्य प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, और शक्ति गुटों का गठबंधन भी इसी समय देखने को मिलता है। ठीक है, तो शक्ति गुट का अध्ययन करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि पार्ट नंबर थर्ड में कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो वर्ल्ड मैप बिल्कुल आना चाहिए आपको, क्योंकि आप जो पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड देखोगे यूनिट नंबर सेकंड का, या आप वर्ल्ड हिस्ट्री कभी भी पढ़ोगे तो बिना आपको वर्ल्ड मैप का नहीं आप पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको बार बार घुमा के यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ याद रखिए ये ब्रिटेन है। ठीक है, क्योंकि बार बार इन देशों का नाम आएगा, जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बस वही देश आपको याद रखना है। ठीक है, एक आपको रफ मैप बनाना आना चाहिए। एक ऐसे करके डब्बा बनाइएगा, ठीक है, और डब्बे में एक ऐसा गोला यहाँ पे ऊपर में बनाइएगा, इसको नाम दे दीजिएगा ब्रिटेन। फिर नीचे उसके जस्ट नीचे उसको ड्रॉ कर दीजिएगा ऐसे गोला, फ्रांस। ठीक है, फिर एक नीचे एक और गोला ऐसे करके दे दीजिएगा जिसका नाम है इटली। ठीक है, फिर फ्रांस से यहाँ पे ऐसे करके एक और गोला आपको ऐसे ड्रॉ करना है, जिसका नाम रखना है आपको जर्मनी। जर्मनी के जस्ट नीचे एक और गोला आपको ऐसे बनाना है, उसका नाम रखना है ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, और यहाँ पे एक और नाम आपको याद रखना है, ये छोटा सा जो ऑस्ट्रिया हंगरी के जो नीचे है सर्बिया। और एक आपको यहाँ याद रखना है ओटोमन साम्राज्य, और जस्ट यहाँ पे आपको याद रखना है ये जो बड़ा सा है एरिया, ये रसिया का। बस यही आपको याद रखना है, क्योंकि यही आपके
यूनिट नंबर सेकंड में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, देश, क्योंकि जब गठबंधन बनेगा तो इन्हीं देशों में बनेगा, लड़ाई होगी तो इन्हीं देशों में होगी, तो सब चीज इन्हीं देशों में होगा। तो ये देश आपको याद करना आना चाहिए और रफ में बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो भूमिका से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन से। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप में विभिन्न राजनीतिक और सैन्य घटनाएं हो रही थी। ठीक है, जिसमें पूर्वी प्रश्न देखने को हमें मिलते हैं, ईस्टर्न क्वेश्चन, बाल्कन राष्ट्रवाद, ये महत्वपूर्ण थे 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो वर्ल्ड हिस्ट्री में घटित हो रहे थे। ठीक है, तो इसी को हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये मैप फिर देखिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अब हमें पढ़ना क्या है, ये देखिए 19वीं से 20वीं शताब्दी में हमें बाल्कन राष्ट्रवाद देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, बाल्कन राष्ट्रवाद हमारे हमें पढ़ना है इस वीडियो में। ठीक है, तो बाल्कन राष्ट्रवाद जब पढ़ेंगे तो बाल्कन है क्या, कहाँ है ये बाल्कन। ठीक है, तो देख सकते हो आप कि इटली, ये इटली है। जब अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था तो मैंने आपको इटली बना के दिखाया था, यहाँ पे ये देखिए, ये रहा इटली। ठीक है, यहीं से ये मैप स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये बाल्कन का एरिया यहाँ पे है बाल्कन। ठीक है, जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये देखो इटली दिख रहा है, इटली। इटली के आगे यहाँ से ऐसे करके जितने भी ये डार्क ब्राउन वाले दिख रहे हैं, ये सारे क्या है, बाल्कन कंट्रीज हैं। ठीक है, जिसमें कौन, सलोविया, इसमें बोस्निया हेरोजिवा, सर्बिया, जो सर्बिया थी ना, ये ऑस्ट्रिया हंगरी है, ये वाला एरिया मैंने ऊपर डॉक है ना, और मैंने बताया था ना इसके जस्ट नीचे क्या है, सर्बिया है। और ओटोमन साम्राज्य मैंने बताया था, तो ओटोमन साम्राज्य कहाँ पे आता है, टर्की में आता है। तो टर्की का भी कुछ भाग क्या है, बाल्कन में आता था। ठीक है, तो रोमानिया या बुल्गारिया, इन सब में क्या है, बाल्कन राष्ट्रवाद उभर रहा था। क्यों, क्योंकि ये जो सारे देश थे इन सब में बाल्कन लोग रहते थे। ठीक है, बाल्कन लोग, तो बाल्कन लोग जो है वो एकजुट होके वो क्या चाहते थे, हम अपना एक राष्ट्र बनाए, जैसे भारत में चलता है ना, कहते हैं जैसे कि कश्मीर वाले नहीं कहते हम अपना अलग कश्मीर बनाएंगे। और आपने वो सुना होगा पंजाबियों वाला, खालिस्तानियों वाला, कि हम सारे पंजाब को जोड़ के सारे पंजाबी को जोड़ के हम एक खालिस्तान बनाएंगे, अब पंजाबों की भूमि। ठीक है, तो आपने ये भी सुना होगा। तो वैसे ही क्या है, बाल्कन में भी एक ऐसे ही राष्ट्रवाद उभर रहा था, जो कि अपना एक स्वतंत्र चाहते थे कि हमारे राष्ट्र सारे बाल्कनों का क्या हो, एक ही राष्ट्र हो। ठीक है, तो हर देश में बाल्कन लोग रहते थे। ठीक है, तो उस बाल्कन लोग जो थे वो सारे क्या कर रहे थे, एक राष्ट्रवाद कर रहे थे अपने अपने देशों में। ठीक है, तो इसी को कहते हैं बाल्कन राष्ट्रवाद। ठीक है, तो पूर्वी प्रश्न का संबंध ऑटोमन साम्राज्य के पतन और उसकी भूमि के बंटवारे से था। ठीक है, पूर्वी प्रश्न कब उभरा था, जब मैंने बताया था ना, तुर्की, जो यहाँ पे था तुर्की, ये देखिए मैप, ये रहा ओटोमन साम्राज्य तुर्की का। तो जब ओटोमन साम्राज्य क्या हुआ, जब ओटोमन साम्राज्य का पतन होने लगा तो भूमि का बंटवारे होने लगा। ओटोमन साम्राज्य आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, बहुत बड़ा साम्राज्य था। जब वो टूटा ना, तो लोग उसकी होड़ में चले लगे, प्रतिस्पर्धा कि हम ले लेंगे ओटोमन का ये भाग, कोई देश कह रहा है हम ले लेंगे ये भाग, तो होड़ चल रही थी। ठीक है, तो बाल्कन राष्ट्रवाद ने इस क्षेत्र में संघर्ष को बढ़ा दिया और यूरोपीय शक्ति संतुलन प्रभावित किया। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला ना, जैसे कि टर्की में भी क्या हुआ, बाल्कन राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इस दौरान साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धाएं भी बहुत तेज हुई, क्योंकि सब चाहते थे कि ओटोमन साम्राज्य टूट रहा है, तो हम कब्जा कर ले, हम कब्जा कर ले, तो सब थोड़ा थोड़ा कब्जा कर रहे थे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, मतलब एक साम्राज्यवादी यानी किसी और देश पे अपना राज्य करने के लिए कंपटीशन करना। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा तेज हो गई और यूरोपीय शक्ति अधिक उपनिवेश और संसाधनों पर कब्जा करने लगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले सकते हो, ब्रिटेन ने भारत को भी बना रखा था, अफ्रीका को भी बना रखा था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इन सभी कारकों ने यूरोपीय शक्ति गुट का निर्माण करना स्टार्ट करा। तो यही जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी ना, कि इस देश पे हम कब्जा करेंगे, वो देश कहता है हम कब्जा करेंगे, हम उपनिवेश बनाएंगे। कि उपनिवेश क्यों बनाते थे, क्योंकि एक तो उनको कच्चा माल सस्ते पे मिल जाता था जिस भी देश को उपनिवेश बनाते थे, और बना के बेच भी देते थे वो माल उसी देश में। ठीक है, जैसे भारत का एग्जाम्पल ले सकते हो, अफ्रीका का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, इसलिए वो सबको अपना उपनिवेश बना रहे थे। तो यूरोपीय शक्ति गुट जो है, इसलिए उस समय उभरी थी। क्यों, क्योंकि छुपके छुपके क्या कर रहे थे, फ्रांस ब्रिटेन से दोस्ती कर रहा था, ब्रिटेन फ्रांस रसिया से दोस्ती कर रहा था। ठीक है, वहीं दूसरी जो गुट बन रही थी उसमें जर्मनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से दोस्ती कर रहा था। छुपके छुपके ये लोग संधि साइन कर लेते थे। ठीक है, और जब एक देश पे हमला होता था तो कहते थे अगर कोई हम पे हमला करेगा ना तो तुम हमें बचाने आना। ठीक है, तो ऐसे ही छुपके छुपके जो ट्रेटी हो रही थी, शक्ति गुट बन रही थी, उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध जो हमने 1914 से 18
को देखने को मिलता है। यही इसका एक कारण भी बनता है, ठीक है। और बाल्कन राष्ट्रवाद हम जानते हैं, ठीक है, क्या है। तो पूर्वी प्रश्न क्या था, सबसे पहले हम इसको जानेंगे, ठीक है। तो पूर्वी प्रशन का संबंध ओटोमन साम्राज्य की गिरावट से था। पूर्वी प्रशन मतलब जो ओटोमन साम्राज्य, देख सकते हो ये ओटोमन साम्राज्य है, ठीक है, जो कि रशिया के नीचे आता है, टर्की, ठीक है। ओटोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था। जब यहाँ का जो शासक था वो कमजोर होने लगा और ओटोमन साम्राज्य टूटने लगा, क्योंकि ओटोमन साम्राज्य की जब कमजोर हुआ तो सभी जो ओटोमन साम्राज्य में शामिल जो प्रदेश थे वो अपने आप को स्वतंत्रता के लिए क्या करने लगे, जैसे कि बाल्कन राष्ट्रवाद भी उभरा और भी जैसे कि लोग थे तो वो क्या करने लगे, अपनी अपनी स्वतंत्रता मांगने लगे। जैसे भारत में हुआ था ना, जैसे कि जब भारत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अलग करके गई थी तो भारत के जो रजवाड़े थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, पर सरदार वल्लभ भाई ने एक करा था। तो वैसे ही ओटोमन साम्राज्य जब है बिखरने लगा तो उसी को कहते हैं पूर्वी प्रशन, ठीक है। इसमें 19वीं शताब्दी तक यह साम्राज्य कमजोर हो चुका था, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था ओटोमन साम्राज्य, और यूरोपीय शक्ति इस भूमि पर अपना प्रभाव डालना चाहती थी। अब जो फ्रांस था, ब्रिटेन था, जर्मनी था, ठीक है, ये सब क्या चाहते थे कि हम इसको अपना उपनिवेश बना ले, क्योंकि ये कमजोर हो रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई कमजोर होता है तो दूसरा बगल वाला क्या करता है कि सोचता है हम इस पे अपना कब्जा कर ले, क्योंकि कब्जा करेंगे तो क्या होगा, हमें संसाधन भी मिलेगा और कम दामों पे मजदूर भी मिल जाएंगे, जैसे भारत को भी बनाया था, अफ्रीका को भी बनाया था। तो इसीलिए प्रतिस्पर्धा चल रही थी पूरी दुनिया में। यही कारण बना था विश्व युद्ध का, ठीक है। विश्व युद्ध के कई कारण थे, उसमें से एक कारण ये भी था। ओटोमन साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण हम जानते हैं कौन कौन से थे। तो ओटोमन साम्राज्य जो कि खत्म हो गया था उसका कारण था कि प्रशासनिक और सैन्य कमजोरी, सरकार भ्रष्ट हो गई थी, अक्षम थी। हमारे भारत में भी आपको पता है, जब मुगल जो सत्ता है, जब औरंगजेब मरा था 1707 में, उसके बाद से ही मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा था। तो वैसे ही ओटोमन साम्राज्य जब कमजोर होने लगा तो भ्रष्टाचार आ जाता है, अक्षम आ जाता है। तो जब योग्य शासक नहीं रहेगा किसी राज्य को संभालने का तो वो राज्य जरूर टूटेगा, ठीक है। तो राष्ट्रवादी आंदोलन दूसरा इसका कारण है ओटोमन साम्राज्य के पतन का। सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया, इन सब ने स्वतंत्रता की मांग शुरू कर दी थी, ठीक है। तो सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया ये है तो नहीं तुर्की का पार्ट, बट ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, क्योंकि ओटोमन साम्राज्य एक समय पे इतना बड़ा साम्राज्य था कि उसने बहुत सारी दुनिया के भागों को अपने अंदर मिला रखा था, ठीक है। तो ये लोग अपनी स्वतंत्रता की मांग करने लगे, ओटोमन साम्राज्य से अलग होने की बात करने लगे। तो ये भी कारण था ओटोमन साम्राज्य के पतन का। ओटोमन साम्राज्य के पतन का तीसरा कारण था यूरोपीय हस्तक्षेप। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन भूमि को हथियाने की कोशिश कर रहे थे। जो जितने भी मैंने बताया था ना कंट्री, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सब क्या चाह रहे थे, ओटोमन साम्राज्य तो टूट रहा है, हम इसको हथिया ले, हम अपने कब्जे में ले ले, हम इसे अपना औपनिवेश बना ले, जैसे भारत और अफ्रीका और अन्य देशों को बना रखा है, ठीक है। जो चौथा कारण था ओटोमन साम्राज्य के पतन था वो था क्रीमी युद्ध। क्रीमी युद्ध क्या थी, क्रीमी युद्ध 1853 से 1856 तक चला था। रूस ने ओटोमन साम्राज्य पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने इसमें हस्तक्षेप करके इसे रोक दिया था। तो क्रीमी युद्ध किसमें हुआ था, ओटोमन साम्राज्य और रूस में हुआ था। तो ओटोमन साम्राज्य को बचाया किसने था, ब्रिटेन और फ्रांस ने हस्तक्षेप करके, ठीक है। तो ये भी ओटोमन साम्राज्य के पतन का एक कारण था। पांचवा कारण था बर्लिन की संधि, जो कि 1878 में हुई थी। रूस की जीत के बावजूद यूरोपीय शक्ति ने ओटोमन साम्राज्य को बचाया, लेकिन सर्बिया और मोटेनेग्रो और रोमानिया को स्वतंत्रता मिल गई। तो इस स्वतंत्रता मिलने से जो बर्लिन की संधि हुई, इसमें ये तीन जो देश है वो स्वतंत्र हो गए, तो ओटोमन साम्राज्य से छूट गए ये। तो ओटोमन साम्राज्य थोड़ा विखंडित हो गया, पतन होने के कगार पे आ गया, ठीक है। अब जानते हैं हम दूसरा बाल्कन राष्ट्रवाद। अभी हम जान रहे थे पूर्वी प्रश्न क्या है। पूर्वी प्रश्न में बेसिकली हम ओटोमन साम्राज्य के पतन को कहते हैं, ठीक है। अब हम जान रहे हैं बाल्कन राष्ट्रवाद क्या है। तो बाल्कन क्षेत्र विभिन्न जाति और समूह और धर्मों से भरा हुआ था, ठीक है। बाल्कन जो कंट्रीज थी, मैंने बताई थी ना आपको, ऊपर मैप दिखाया था बाल्कन कंट्रीज का। बाल्कन कंट्रीज में सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी भाषा के लोग रहा करते थे, ठीक है। यहाँ के राष्ट्र सर्बिया, बुल्गारिया और ग्रीस, मोटेनग्रेनो और रोमानिया ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता चाहते थे, ठीक है। तो स्वतंत्रता चाहते थे ये सारे देश। तो स्वतंत्रता के लिए इन्होंने जो राष्ट्रवाद किया था उसी को हम कहते हैं बाल्कन राष्ट्रवाद, क्योंकि इसमें बाल्कन लोग रहते थे, ठीक है। जो कि देखो बाल्कन
ग्रीस में भी रहते थे, मोंटेनेग्रो में भी क्या रहते थे, रोमानिया में भी रहते थे, सर्बिया में भी रहते थे और बुल्गारिया में भी रहा करते थे। पर सर्बिया वाले जो बाल्कन है उनकी भाषा सर्बिया वाली होती थी, बुल्गारिया वाले की जो भाषा है बुल्गारिया होती थी। लेकिन इसमें जो रहने वाले लोग थे वो बाल्कन ही थे। मतलब मान लो हिंदुस्तानी है, वो कहीं रह रहा है, बट उस जैसे कि पर उसकी भाषा जैसे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान है ना, तो हिंदुस्तान का अगर राष्ट्रवाद होगा तो हिंदुस्तान के नाम पे होगा। तो मान लो बाल्कन का राष्ट्रवाद बाल्कन के नाम पे हो रहा था। पर हिंदुस्तान में देखो, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, ठीक है, तो और राजस्थान में राजस्थानी बोलते हैं, तो वैसे ही था वहां पे। ठीक है, अलग अलग देश में बाल्कन लोग तो रह रहे थे, पर अपने अपने देश के हिसाब से ही रह रहे थे, अपने रहन सहन को नहीं बदलते थे। ठीक है, तो बाल्कन युद्ध जो है उसका प्रभाव क्या हुआ और बाल्कन युद्ध कौन कौन से हुए। बाल्कन युद्ध बेसिकली दो बार बाल्कन युद्ध हुए हैं। ठीक है, प्रथम बाल्कन युद्ध 1912 में हुआ, जो कि सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया और मोंटेनेग्रो ने ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध किया था और उसे हराया था। ठीक है, सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया और मोंटेनेग्रो और ने क्या करा, ओटोमन साम्राज्य जो था उसके खिलाफ ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र होने के लिए अपना युद्ध लड़ लिया। ठीक है, और ओटोमन साम्राज्य को हरा भी दिया था। तो इसको हम कहते हैं बाल्कन साम्राज्य, बाल्कन का प्रथम युद्ध। ठीक है, द्वितीय बाल्कन युद्ध कब हुआ था, एक साल बाद ही जस्ट हुआ था 1913 में। ठीक है, बुल्गारिया और सर्बिया के बीच झगड़ा हुआ। ठीक है, जो बुल्गारिया, अभी अभी ये लोग मिलके हरा रहे थे ओटोमन साम्राज्य को, पर अब क्या है, खुद ही में लड़ने लगे बुल्गारिया और सर्बिया। इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिससे ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस भी इसमें शामिल हो गए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये द्वितीय बाल्कन युद्ध कहलाया। इसका प्रभाव क्या हुआ, बाल्कन क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई, सर्बिया मजबूत हुआ और ऑस्ट्रिया हंगरी ने इसे अपना दुश्मन मान लिया। ठीक है, और फिर क्या करा, बाल्कन राष्ट्रवाद छेड़ दिया। तो बाल्कन संकट और प्रथम विश्व युद्ध को जानते हैं हम। ठीक है, बाल्कन संकट ने प्रथम विश्व युद्ध कैसे पैदा करा, तो ऑस्ट्रिया हंगरिया और सर्बिया के बीच बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया। ठीक है, कैसे, जो ऑस्ट्रिया और हंगरी है, इसका जो उत्तराधिकारी शासक था, कि जो बनने उत्तराधिकारी शासक क्या होता है, कि अब जो जैसे कि अभी जो राजा है उसके बाद जो राजा बनेगा उसको हम कहते हैं उत्तराधिकारी। तो ऑस्ट्रिया हंगरी का जो उत्तराधिकारी था वो क्या है, वो गया था कहाँ पे घूमने में, वो सर्बिया गया था वो घूमने। ठीक है, पर सर्बिया में जो एक बाल्कन राष्ट्रवाद था, जो व्यक्ति था उसने क्या करा, इस राजा रानी जो बनने वाले थे उनको गोली मार के हत्या कर दी। ठीक है, तो ये सोरोजेवा में हुआ था। ठीक है, तो इसी को हम 1914 का सोरोजेवा कांड कहते हैं। इसमें सर्ब जो राष्ट्रवादी थे जिसका नाम था गेरेलिलो प्रिंस, इसने क्या करी, ऑस्ट्रिया के जो आग ड्यूक फ्राज फर्नीडे इनका नाम था, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी के उत्तराधिकारी था, उसकी हत्या कर दी। इसने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। फिर क्या हुआ, ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण क्या हो गया, तो यही था साराजीवो हत्याकांड, जिसमें क्या करा, सर्ब राष्ट्रवादी है उसने अ, ऑस्ट्रिया हंगरी के फर्नेडे की, जो कि उसका उत्तराधिकारी था, उसकी हत्या कर दी थी। फिर क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया, ये सर्बिया है जो कि नीचे है, और ऑस्ट्रिया हंगरी मैंने बताया था ब्राजील के जस्ट नीचे था। तो इन दोनों में क्या हुआ, इन दोनों में जंग छिड़ गई। ठीक है, क्योंकि इसने उसके उत्तराधिकारी को मार दिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी के उत्तराधिकारी को मार दिया, पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या करा, सर्बिया के एक प्रस्ताव भेजा कि तुम हमारा प्रस्ताव मानो, ये बात अगर तुम मान लोगे तो युद्ध नहीं होगा। पर ऐसी वो प्रस्ताव में इतनी सारी बातें लिख रखी थी कि अगर कोई कंट्री मान लेगा तो उस कंट्री ऑलरेडी किसी के अंडर में ही आ जाएगा, और मतलब वो मानने लायक ही नहीं था। तो इनने मना कर दिया, सर्बिया ने मना कर दिया। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या करा, जर्मनी को बोला कि जो सर्बिया है वो हमारी प्रस्ताव ठुकार रहा है, तुम हमारी मदद करोगे। तो जर्मनी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो जर्मनी, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के बीच एक ट्रीटी साइन हो रखी थी कि अगर तुम पे कोई हमला करेगा तो तुम हमें बचाने आओगे, हम पे तुम कोई हमला करेगा तो तुम्हें बचाने आएंगे। तो इन दोनों ने मिलकर क्या करा, सर्बिया पे हमला कर दिया। ठीक है, तो सर्बिया पे हमला कर दिया, और फिर क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। सर्बिया पे हमला करा तो सर्बिया का साथ भी कौन देने आ गया, अब सर्बिया का साथ देने आ गया ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन और सर्बिया में भी एक ट्रीटी हो रखी थी कि अगर तुम पे कोई हमला करेगा तो हम तुम्हें बचाएंगे, तुम पे कोई हमला करेगा तो हम। तो ये जो देश थे दुनिया में अलग अलग अपनी अपनी जो संधियां बना के रखे थे ना ट्रीटी के तहत, कि हमें कोई मारने आएगा तो तुम बचाने आओगे, तुम्हें कोई मारने आएगा तो हम बचाने आएंगे। तो यही कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा और शक्ति गुटी बनना स्टार्ट हो गई थी। मैंने बताया ना, शक्ति गुट यही था कि हम तुम्हें मारेंगे तो तुम हमें बचाने आओगे, हम तुम्हें बचाने आएंगे तो तुम हमें मारने आओगे, यही वाली बात हो गई।
साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, ठीक है। 19वीं शताब्दी में यूरोप जो है वो राष्ट्र उद्योगीकरण के कारण नई नई भूमि और संसाधन की तलाश कर रहा था। अब ब्रिटेन में क्या हुआ था और यूरोप में क्या हुआ था, उद्योगीकरण तेजी से हुआ था इस टाइम पे 19वीं से 20वीं शताब्दी में, ठीक है। अब उद्योगीकरण तेजी से हुआ तो भाई फैक्ट्री बैठाने के लिए तो संसाधन चाहिए, और फैक्ट्री बिठाने के लिए हमें भूमि भी चाहिए इनको, और भूमि चाहिए तो भूमि चाहिए, संसाधन चाहिए, और फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर भी तो चाहिए, और मजदूर चाहिए तो कच्चा माल भी चाहिए, और कच्चा माल ये सब मिल गया तो अब बना के हम बेचेंगे किसे, तो बेचने के लिए मार्केट भी चाहिए। तो ये सब चीज कहाँ मिल जाता था, जिस कंट्री, इसलिए ये यूरोपीय कंट्री जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी है, ये जाते थे कहाँ पे, अपने उपनिवेश ढूंढने, जैसे भारत, अफ्रीका, ओटोमन साम्राज्य टूटा तो उसमें, इन सब में अपना हक जमाने जाते थे, ठीक है। अपना उपनिवेश बनाने जाते थे उसे, क्योंकि उपनिवेश बनाएंगे तो उनको फ्री में मजदूर मिलेंगे, उनको एक भूमि मिल जाएगी जहाँ वो फैक्ट्री बिठाएंगे, उनको कच्चा माल संसाधन मिल जाएगा, उनको कम मजदूरी मिल जाएगी, कम मजदूरी पे, और उनको मार्केट बेचने का एक मार्केट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यही कारण था साम्राज्यवाद का और उपनिवेशवाद का, ठीक है, सिंपल सा। तो ब्रिटेन और फ्रांस इसमें सबसे आगे थे। ब्रिटेन ने भारत को, अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को एशिया के सबसे बड़ा उपनिवेश बना रखा था। वहीं फ्रांस ने उत्तरी अफ्रीका, वियतनाम, पश्चिम अफ्रीका, इन सब पे नियंत्रण कर रखा था। तो ये दोनों कंट्री जो है अपने अपने उपनिवेश बहुत ज्यादा बना रहे थे, ठीक है, अपने फायदे के लिए। मैंने बताया ना क्यों। वहीं जर्मनी ने भी अपने उपनिवेश बना रखे थे, अफ्रीका को प्रशांत महासागर में उपनिवेश बनाए थे। इटली ने भी लीबिया को, इथियोपिया को क्या करा था, विस्तार की कोशिश की थी, उपनिवेश बना। रूस ने मध्य एशिया और फारस की ओर बढ़ाया था अपना कदम उपनिवेश बनाने के लिए। तो ये सब क्या है, होड़ में लगे थे कि हम इन सब कंट्री को क्या करेंगे, अपना अपना उपनिवेश बनाएंगे, ठीक है। और ये उपनिवेश बनाने के कारण में ही ये दोनों क्या कर रहे थे, आपस में गठबंधन बना रहे थे, गुट बना रहे थे कि हम पे कोई हमला करेगा तो तुम हम पे, हमें बचाने आओगे, हम पे कोई करेगा तो तुम। तो यही कारण बना था विश्व युद्ध का प्रथम, ठीक है। शक्ति गुटों का निर्माण हो रहा था इससे, ठीक है, उपनिवेशवाद से। कैसे यूरोपीय शक्ति दो गुटों में बट गई थी, एक तिहरी गठबंधन जिसे ट्रिपल अलायंस कहते हैं, और एक तिहरा समझौता जिसे ट्रिपल एंतांत कहते हैं, ठीक है। तो तो क्या हुआ, ट्रिपल अलायंस में कौन आते थे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली, ये संधि के तहत ये तीनों आए थे ट्रिपल एतांत में। वहीं ट्रिपल अलायंस में, और ट्रिपल एतांत में कौन आए थे, ट्रिपल एतांत में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे, ठीक है, संधि के तहत। तो ट्रिपल अलायंस में जर्मनी फ्रांस से बदला लेना चाहता था, ठीक है, और ऑस्ट्रिया हंगरी बाल्कन से अपना प्रभाव बनाने चाहता था, इसलिए इन लोगों ने अपना गठबंधन बनाया था, ठीक है। वहीं जो ट्रिपल एतांत है उसका बनाने का कारण क्या था, ब्रिटेन को जर्मनी की बढ़ती शक्ति से खतरा था। क्योंकि देखिए मैंने मैप दिखाया था तो मैंने बताया था ब्रिटेन से शुरुआत करना है, नीचे फ्रांस है, और यहाँ पे हमने जर्मनी बनाया था, और फिर उसके नीचे ऑस्ट्रेलिया हंगरी, और उसके नीचे सर्बिया, और फिर उसके बाद ये ओटोमन साम्राज्य, और फिर ये रूस। ऐसे गंदा मैप है बट आप ऐसे ही बनाना, ठीक है, कोई ड्राइंग नहीं करना इतनी अच्छी, ठीक है। तो देख सकते हो जो ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, तो इसको नेवी की जरूरत है, इसको तो देख सकते हो यहाँ पानी है, तो ब्रिटेन को क्या है, रुको मैं मैप पे ही दिखाती हूँ, आपको समझ आएगा। ये देखिए वर्ल्ड मैप, ये है ब्रिटेन, ब्रिटेन के चारों और तरफ क्या है, पानी है, ठीक है, पानी दिख रहा है ना। तो इसको क्या है, नेवी की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि ये कहीं से भी व्यापार करने जाएगा तो भाई ये तो पूरा आइलैंड आइलैंड ही है एक तरफ से ब्रिटेन, तो इसको तो नेवी चाहिए, क्योंकि अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए जाने आने का रास्ता इसका तो नेवी से ही होगा। पर जर्मनी देखिए, जर्मनी तीन तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, बस एक तरफ से पानी से, तो क्या इसको ज्यादा जरूरत है बनाने की नेवी, नहीं ना। बट क्या कर रहा था, ब्रिटेन की तो बहुत ज़्यादा नेवी थी, पर ब्रिटेन को देख के जर्मनी भी अपनी नेवी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा था। अब ये देखा ब्रिटेन ने, अरे ज़रूरत तो हमें है, तुम बना रहे हो, तो इन दोनों में क्या हो गई, प्रतिस्पर्धा हो गई कि तू ज़्यादा मिलिट्री बढ़ा रहा है, अभी तेरे को बताता हूँ, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने गठबंधन बनाया, ठीक है, इन्होंने गठबंधन बनाया, और तिहरा समझौता के तहत ब्रिटेन ने क्या करा, फ्रांस और रूस से समझौता किया, और ब्रिटेन को जर्मनी जो की जो शक्ति जो बढ़ रही थी उसको कम करना चाहता था ब्रिटेन, और रूस में जो बाल्कन क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता था, तो रूस ने भी इसमें इसलिए शामिल हुआ क्योंकि वो चाहता था कि बाल्कन क्षेत्र में अपना प्रभाव बना सके ओटोमन साम्राज्य में, ठीक है। तो यही उनका कारण था अलायंस बनाने का, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 की जो अलायंस है उसको मैं एक बार डिस्क्राइब कर दूं मैप में। तो देखिए जो ब्लू ब्लू है वो ट्रिपल अलायंस है, ट्रिपल अलायंस में कौन कौन से देश आते हैं, ब्रिटेन आता है, फ्रांस आता है और रशिया आता है, ठीक है। और ट्रिपल अलायंस में कौन आते हैं, जर्मनी आता है,
ऑस्ट्रिया हंगरी आता है और इटली आता है, ठीक है। तो ये तीन एक साथ थे, ये तीन एक साथ थे, ठीक है। 1917 में क्या होता है, रसिया में मैंने बताया था ना, फरवरी की क्रांति होती है, तो क्या करता है, रशिया निकल जाता है यहाँ से अपने देश को संभालने के लिए इस ट्रिपल इंताद में से। और 1917 में जब ये निकलता है तो एंट्री कौन मारता है, 1917 में ट्रिपल इंताद में अमेरिका मारता है एंट्री, ठीक है। तो अमेरिका की एंट्री कब होती है, ट्रिपल इंताद में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में 1917 में, रशिया के जाने के बाद, क्योंकि रशिया में क्या हो रहा था, क्रांति हो रही थी, तो क्रांति में वो चले जाता है, फिर अमेरिका आता है। तो निष्कर्ष के तौर पे क्या लिखोगे कि पूर्वी प्रशन और बाल्कन राष्ट्रवाद ने यूरोपीय राजनीति को अस्थिर कर दिया था और ऑटोमन साम्राज्य के पतन से बाल्कन क्षेत्र में कई छोटे छोटे राष्ट्र स्वतंत्र होने लगे थे, लेकिन उसमें आपसी संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो साथ ही साम्राज्यवाद और शक्ति गुटों का निर्माण, मैंने बताया ना, सब अपनी अपनी शक्ति साम्राज्यवाद के कारण अपने अपने गुट बना रहे थे, ट्रिपल एतांत और ट्रिपल अलायंस। तो यूरोपों को दो प्रतिस्पर्धा गुटों में बांट दिया था, किन्होंने, इन साम्राज्यवाद की विचारधाराओं ने। तो इन सभी कारकों ने मिलकर क्या करा, प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया, ठीक है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो बाल्कन राष्ट्रवाद और ट्रिपल अलायंस के कारण ही हुआ था, ठीक है। बाल्कन राष्ट्रवाद के इसलिए हुआ था क्योंकि बाल्कन का ही एक व्यक्ति था जिसने ऑस्ट्रिया हंगरी के जो फर्नांजे था उसकी हत्या कर दी थी, तो सर्बिया में कर दी थी हत्या। तो फिर ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या करा, सर्बिया के खिलाफ जंग छेड़ दी। तो सर्बिया का दोस्त था, वहीं इस तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी का दोस्त था, तो दो दोस्त की लड़ाई हो रही, तो इसका दोस्त उसको बचाने आया, उसका दोस्त इसका बचाने आया, मतलब ये गुट बचाने आया। तो गुट की भी भूमिका इसमें देखने को मिलती है। तो पृष्ठभूमि तैयार होती है 1914 के जो युद्ध है वो छिड़ गया, यानी प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। आई होप ये आपका जो पार्ट नंबर सेकंड था वो होता है यहाँ पे कंप्लीट। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। सो धन्यवाद।